नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है क्या नहीं, और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जिसमें ये कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस कर पा रही है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, साथ ही में कंपनी के इन्वेंटरीज और डेप्टर डेज के नंबर्स कैसे है, और उसके साथ ही में कंपनी में जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी कितनी है। क्योंकि कंपनी में अगर एक अच्छी प्रमोटर की हिस्सेदारी होगी तभी कंपनी स्टेबल रह पाएगी, वरना नहीं। तो इन सब के बारे में हमें फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हमें डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि कंपनी का बिजनेस से हमें पता चल सके कि कंपनी किस तरह का ग्रोथ है वो आने वाले समय में कर सकती है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड एक कंपनी प्राइमरली अगर हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ ही में फिनिश डोजेस फॉर्म से इसका डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो फार्मा सेक्टर का है, और फार्मा सेक्टर के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये डिफेंसिव सेक्टर की तरह इसे कहा जाता है। तो फार्मा सेक्टर के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस क्रिटिकल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो इसका जो बिजनेस है वो डाउन होने के चांसेस है वो बाकी के सेक्टर के कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो इस वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 190 है। तो कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ही महंगे वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, और उसके साथ ही में कंपनी का ROC 5.29% का है। साथ ही में कंपनी का ROE देखेंगे तो ये 1.45% का है। और पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो ROE है वो सिर्फ -0.02% से यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, जो कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, और इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में ROE की जो ग्रोथ है वो यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे, उसमें पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18 में 1800 था, जो कि मार्च 19 में बढ़कर 2700 हुआ। इसके बाद मार्च 20 में फिर से ड्रॉप होकर 2300, मार्च 21 में ड्रॉप होकर 1500, मार्च 22 में ड्रॉप होकर 1600, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 1700 करोड़ का हुआ है। और पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो सिर्फ 0.36% है, जो कि बहुत ही कम है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम हुई है, उसकी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 236 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 2064 करोड़ का जरूर हुआ। लेकिन इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 20 में गिरकर 220, 21 में ड्रॉप होकर 109 करोड़, 22 में फिर से हमें ये बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिला, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये फिर से ड्रॉप होकर 130 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 19 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो पहले जैसी थी उसके कंपेरेटिवली कम हुई, जो कि इसको भी कंपनी को आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये मार्च 18 में 13% का था, जो कि इसके अगले साल ये 10%, इसके अगले साल 9%, फिर से इसके अगले साल 7%। तो 19, 20 और 21 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ, और उसके बाद मार्च 22 में इसमें फिर से ग्रोथ होकर 10% हुआ। लेकिन फिर से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का 8% का हुआ है। तो कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखेंगे तो पिछले 5 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स को पकड़कर तो इसके जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी स्टेबल करके बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी ने मार्च 18 में 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 48 करोड़, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 32 करोड़। मार्च 21 में कंपनी लॉस मेकिंग हुई और 73 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ, और इसके अगले साल मार्च 22 में कंपनी ने फिर से अपना जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, और 25 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 3 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूस कम हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी
इसकी जो ग्रोथ है वो भी मार्च 18 के बाद कंटिन्यूस ड्रॉप हुई है। तो कंपनी को अपना जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस की ग्रोथ डाउन हुई है वो आने वाले समय में फिर से मार्च 18 से पहले जैसी थी वैसी करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में एक मैक्सिमम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और उसके साथ ही में कंपनी ने पिछले 2 सालों में यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं दिया है, जो कि इससे पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही थी। तो कंपनी के अगर हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी के जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हुई है, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इसमें सभी में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो यहाँ से कंटिन्यूस डाउन हुए, जो कि इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम इस कंपनी में सोच नहीं सकते। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में 1047 करोड़ के रिजर्व है, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 790 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि पिछले 3 साल से कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम कर रही है। और सितंबर 22 में कंपनी का रिजर्व और बोरिंग्स का कंपैरिजन करके देखेंगे, कंपनी के ऊपर जितना बोरिंग्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के पास लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व है, जो कि इस कंपनी को बैलेंस शीट को स्टेबल बनाता है। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर एक स्टेबल देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -8 करोड़ का है, जो कि मार्च 21 में +4 था, मार्च 20 में 0 था, मार्च 19 में +12 और मार्च 18 में -4। तो कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो एक साल ये प्लस में जनरेट हो रहा है और एक साल फिर से लॉस मेकिंग हो रहा है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी बहुत ही अनस्टेबल है, और इसी वजह से कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो का जो परफॉर्मेंस है अनस्टेबल है वो स्टेबल करना पड़ेगा, और ये जो लॉस मेकिंग मैक्सिमम है वो भी प्लस में लाना पड़ेगा, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट हो और कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बने, ताकि कंपनी की आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज 98 है, जो कि पिछले 4 साल से कंटिन्यूस बढ़ रहे। तो कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स बढ़ना कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और उसके साथ ही में कंपनी की अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे तो ये मार्च 22 में 197 है, जो कि मार्च 19 में 151 थे। तो कंपनी के पिछले 3 सालों में इन्वेंट्रीज के नंबर से वो भी बहुत ही ज़्यादा है, ये भी कंपनी को आने वाले समय में कम करना पड़ेगा। और लास्ट में कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 55.80% की हिस्सेदारी है। उसके साथ ही में एफआईज की इन्वेस्टमेंट अगर इस कंपनी में देखेंगे तो सितंबर 22 में उनके पास 16.12% की हिस्सेदारी है, जो कि जून क्वार्टर के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो लगभग 15% की जो हिस्सेदारी है वो एफआईज की इस सितंबर 22 में बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में डीआईएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0 है, जो कि इससे पहले भी 0 थी। और उसके साथ ही में गवर्नमेंट के पास सितंबर 22 में हिस्सेदारी 0.02 थी, जो कि इससे पहले 0 थी। तो गवर्नमेंट की भी एक छोटी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ी है। और उसके साथ ही में पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में देखेंगे तो सितंबर 22 में 28.06 है, जो कि जून क्वार्टर में 42% की थी। तो पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो इस क्वार्टर में कम हुई, और उसके कंपैरेटिवली एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो सितंबर के क्वार्टर में बढ़ी, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी की अभी भी परफॉर्मेंस और फंडामेंटल इतने भी स्ट्रांग नहीं हुए, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने देखा कि पिछले 5 साल में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस डाउन हो रहे, और उस साथ ही में कंपनी के कैश फ्लो वो अभी भी अनस्टेबल है। साथ ही में अगर हम कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर्स देखेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सब सेगमेंट में कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस से वो स्ट्रांग होंगे और कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे, और तभी ये कंपनी फार्मा सेक्टर में एक मल्टीबैगर बनेगी। लेकिन फिलहाल कंपनी की जो करंट पोजीशन है जिसमें कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, कंपनी की बैलेंस शीट स्टेबल है, कंपनी में इस क्वार्टर 2 में एफआईज ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, इसकी वजह से इस कंपनी में हम शॉर्ट टर्म के नज़र से एक 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ से और इम्प्रूव होते तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल और करंट पोजीशन देखकर हम इस कंपनी में एटलीस्ट 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।